To this lesson. So in today's session we are going to discuss IT and digital banking previous year question. So friends, we are discussing almost 15 to 20 question in the next 10 to 15 minutes. So the question that I am providing, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 का जो परीक्षा था उसमें पूछे गए सवाल हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका हिंट आपको मिल पाए और अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली आप अलाइन कर पाएँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सो बताइए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कौन सा लेवल है RDBMS में जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। यानी दोस्तों, सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा जो RDBMS में डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कौन सा लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन को जरा देखते हैं, फिजिकल, व्यू, रॉ, टेबल। दोस्तों सही जवाब है इसका व्यू। यानी दोस्तों, जो हमारा व्यू लेवल होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का RDBMS में, तो वो हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। Now let's see the next question. The next question that we have is related to which of the following form is used to store and transmit information inside a computer. यानी दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर यदि आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, तो इनमें से कौन सा फॉर्म को आप यूज करेंगे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर। आप जरा फॉर्म को देखते हैं, आपके सामने 4 फॉर्म दिए गए हैं। पहला है बाइनरी फॉर्म, दूसरा है एनालॉग फॉर्म, तीसरा है डेसिमल फॉर्म, चौथा है हेक्साडेसिमल फॉर्म। बताइए, यदि आपको किसी कंप्यूटर के अंदर डाटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, तो इनमें से कौन से फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों सही जवाब है बाइनरी फॉर्म। प्लीज़ रिमेंबर, बाइनरी फॉर्म का यूज़ किया जाता है ताकि आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें किसी कंप्यूटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो कैशे मेमोरी होता है वो एक तरह का मेमोरी होता है जो कि बफर के रूप में काम करता है CPU और किसके बीच में। यानी दोस्तों, जो कैशे मेमोरी है ये बफर के रूप में काम करता है, लेकिन आप किसके किसके बीच में बफर के रूप में काम करता है। CPU एंड रैम, CPU एंड रोम, CPU एंड हार्ड डिस्क, नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कैशे मेमोरी है दिस एक्ट्स लाइक अ बफर बिटवीन द CPU एंड रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यू नो इट वेरी वेल। ओके, सो फ्रेंड्स, यदि आपका IT एंड डिजिटल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर है तो हमारे पास MCQs अवेलेबल है हर एक यूनिट के। आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉर ईच यूनिट वी हैव ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस अवेलेबल। इट कवर्स ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ योर मैकमिलन बुक। आपके मैकमिलन बुक का हर एक पोर्शन को कवर करेगा। इसमें दोस्तों यदि आप केवल MCQs पढ़ के जाए, निश्चित रूप से आपका दोस्तों 50+ मार्क्स सिक्योर्ड है इफ़ यू गो थ्रू ओनली दीज MCQs विच आई एम प्रोवाइडिंग। सो दिस MCQs आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ मैकमिलन बुक, एंड फॉर ईच यूनिट you will get 100 questions which overall amounts to 2000 MCQs for the entire Macmillan book. If you are interested to purchase this kind of PDF for each and every unit, kindly WhatsApp me on the number shown on the screen. दोस्तों कैशे मेमोरी के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली ये एक हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि डेटा के कॉपी को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन के कॉपी को स्टोर करता है, जो कि CPU के द्वारा फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जाता है। इससे क्या होता है कि CPU डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा डेटा वेयर हाउस का कंपोनेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल में नहीं पूछा जा रहा है, यानी डेटा वेयर हाउस का कंपोनेंट नहीं है, कौन सा ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, प्रिपरेशन, प्रोग्राम। दूसरा ऑप्शन है डेटा वेयर हाउस। तीसरा ऑप्शन है डेटा मेटा डाटा। चौथा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन डेटाबेस। दोस्तों यदि कंपोनेंट नहीं की बात करें तो ट्रांजैक्शन डेटाबेस एक कंपोनेंट नहीं है डेटा वेयर हाउस का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों UID क्या होता है? UCI, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है कि हम क्या असाइन करें प्रत्येक कस्टमर को ताकि उनके एक्टिविटी और उनके ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रैक कर सकें। तो ऑप्शन ए है यूनिक आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी है कस्टमर ID, ऑप्शन सी है सोशल सिक्योरिटी नंबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारा UCI है, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप असाइन कर सकते हैं यूनिक आइडेंटिफायर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी आप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यूनिक आइडेंटिफायर को असाइन कर सकते हैं प्रत्येक कस्टमर को ताकि उनके एक्टिविटीज़ को, उनके ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो EMB कार्ड है वो डेटा को कहाँ स्टोर करता है। ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, दूसरा है मैग्नेटिक स्ट्राइप, तीसरा है बोथ A and B, चौथा है नन ऑफ द अबव। दोस्तों ध्यान रखिए कि जो EMB कार्ड होता है ना, वो डेटा को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पे स्टोर करता है, और ये जो चिप होता है वो कार्ड के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इसके अंदर कार्ड होल्डर का जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन रहता है वो रहता है, और दूसरे सिक्योरिटी डाटा रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे आप ई बैंकिंग में कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ई बैंकिंग में क्या नहीं आएगा ये पूछा जा रहा है। पहला है ऑनलाइन बैंकिंग, दूसरा है मोबाइल बैंकिंग, तीसरा है एटीएम बैंकिंग, चौथा है साइबर वर्चुअल ऑनलाइन ब्रांच। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो हमारा साइबर वर्चुअल ऑनलाइन ब्रांच है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, इनमें से कौन सा एसक्यूएल कमांड है जिससे आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बताइए। पहला है क्रिएट टेबल, दूसरा है इंसर्ट इनटू, तीसरा है अपडेट, चौथा है डिलीट। ऑब्वियस सी बात है, क्रिएट टेबल ही हमारा एसक्यूएल कमांड है जिसके थ्रू आप एक नया टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। So friends, please go through these topics which I am discussing right now. These are very important from the examination point of view. Questions are asked every year from this topic. Now the next question is, record looking is used in database system too. यानी दोस्तों आप database system में record locking को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है कि आप साइमल्टेनियस एक्सेस को प्रिवेंट कर सके सेम रिकॉर्ड का, यानी एक ही रिकॉर्ड में साइमल्टेनियस एक्सेस ना हो। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि इंश्योर करना है कि एक ही यूजर जो है एक रिकॉर्ड को एक समय पे अपडेट करे। तीसरा ऑप्शन है डेटा करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द अबव। रिकॉर्ड लॉकिंग को डेटाबेस सिस्टम में यूज़ किया जाता है इन सभी पर्पज़ के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का एसेंशियल एलिमेंट है? ऑप्शन ए ऑथेंटिसिटी, दूसरा है नॉन रेपुडिएशन, तीसरा है इंटीग्रिटी, चौथा है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या सही जवाब है? ऑब्वियस सी बात है, ये चारों के चारों हमारे एसेंशियल एलिमेंट है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का। ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, नॉन रेपुडिएशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारा SFMS है, स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सिस्टम है, तो मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जो हब सिस्टम होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की होती है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि डाटा को स्टोर करने का, तीसरा ऑप्शन है कि दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने का, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब मैं बताता हूँ, जो हमारा SFMS में हब सिस्टम होता है, हब सिस्टम आर्किटेक्चर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी के लिए। ये ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, इस डाटा को स्टोर करेगा, कम्युनिकेट करेगा दूसरे सिस्टम के साथ। जो हब सिस्टम होता है वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है कम्युनिकेशन का SFMS आर्किटेक्चर में, और ये एक क्रिटिकल रोल प्रोवाइड करता है ये इंश्योर करने में कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो स्मूथ रहे, एफिशिएंट रहे थ्रू आउट द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रैंसमवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ अ रैंसमवेयर? पहला ऑप्शन है एक तरह का मालवेयर होता है जो कि फाइल को इनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्टेड की के लिए पेमेंट डिमांड करता है। दूसरा है कि एक तरह का मालवेयर है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है। तीसरा का है एक मालवेयर है जो कि कंप्यूटर ऑपरेशन को डिसरप्ट करता है। ऑल ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक तरह का मालवेयर है जो कि फाइल को इनक्रिप्ट करेगा और डिमांड पेमेंट को इनक्रिप्ट करेगा डिक्रिप्शन की के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32, 64, 128, 256। सही जवाब है दोस्तों 128। IPv6 एड्रेस 128 बिट लॉन्ग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डिजिटली साइंड मैसेज के रेसिपिएंट होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी मैसेज का ऑथेंटिसिटी किसके माध्यम से? तो मान लीजिए कि कोई डिजिटली साइन मैसेज के हमारे रेसिपिएंट हैं, तो कैसे किसी मैसेज को की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे? ऑप्शन ए है सेंडर पब्लिक की, ऑप्शन बी है सेंडर प्राइवेट की, ऑप्शन सी है हैश ऑफ द मैसेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी सेंडर प्राइवेट की से, हैश ऑफ द मैसेज से, सेंडर पब्लिक की से, इन तीनों के माध्यम से डिजिटली साइन मैसेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और मैसेज की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि जिसे थ्रू डाटा पास करेगी? बस, रिंग, स्टार, मेश। बताइए क्या सही जवाब है? सही जवाब है दोस्तों स्टार। तो स्टार टोपोलॉजी का के पास एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसे थ्रू सारा डेटा पास होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्क कनेक्शन का बेस्ट बैंडविड्थ होता है? बताइए बेस्ट बैंडविड्थ वाला सबसे अच्छा नेटवर्क कनेक्शन कौन सा है? ईथरनेट, वाईफाई, सेलुलर, फाइबर ऑप्टिक्स। सही जवाब है फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्स्ट्रानेट का? ऑप्शन ए है हमारा प्राइवेट नेटवर्क जो कि एम्प्लॉय करता है, जो कि अलाउ करता है एम्प्लॉय ऑफ अलाउ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कोलैबोरेट करे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है कि एक पब्लिक नेटवर्क जो कि अलाउ करता है कि किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। एक प्राइवेट नेटवर्क जो कि एक्सेसिबल होता है ऑथराइज यूजर को। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जो कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4। बेसिकली एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि वो दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। जैसे NPCI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरेक्ट करती है बैंक सर्विस के साथ ताकि पेमेंट को फैसिलिटेट कर सकें। नेक्स्ट सवाल है कि दोस्तों डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है क्लास A नेटवर्क का? 255.0.0.0, 255.255.20.0, 255.255.255.0 और 255 4 टाइम्स। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा OSI मॉडल का जो लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें एंड यूजर एप्लीकेशन को? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, होस्ट लेयर? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज होस्ट लेयर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आरटीजीएस और फेडवायर के बारे में? आरटीजीएस एंड फेडवायर आर बोथ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। आरटीजीएस इज सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन बैंक इन इंडिया, while फेडवायर इज a system for transferring fund between bank in United States. RTGS is more efficient system than फेडवायर. Both RTGS and फेडवायर use centralized system to process transaction. सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आरटीजीएस एक सिस्टम है जिससे हम बैंक के बीच में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं भारत में, जबकि फेडवायर यूनाइटेड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है बैंडविड्थ के बारे में डिमांड पे? ऑप्शन ए कर रहा है कि एक फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और दोस्तों ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो डायनामिकली इंक्रीज करे डिक्रीज करे बैंडविड्थ एलोकेशन को जैसा रिक्वायरमेंट हो। दूसरा कर रहा है कि एक फीचर है ट्रेडिशनल नेटवर्किंग का, जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो रिजर्व करे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ फॉर देयर एप्लीकेशन। तीसरा ऑप्शन है कि ये फीचर है दिस इज द फीचर ऑफ बोथ cloud computing and traditional networking. So the correct answer is option number A, that this is the feature of cloud computing that allow user to dynamically increase or decrease their bandwidth action as needed. इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम का? पहला ऑप्शन है रिसोर्सेज शेयरिंग, दूसरा है कॉम्पिटिशनल स्पीड अप, तीसरा है रिलायबिलिटी, चौथा है सिंप्लिसिटी. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, सिंप्लिसिटी. Similarly, we have lot many other MCQs for this particular unit. If you want to avail such type of MCQs, previous year questions, we have almost 300 plus previous year question, then please WhatsApp me on the number shown on the screen. I will provide you the detail. Thank you.